ठीक है। इंडिया में एक सबसे बड़ा बैठ जाओ, इंडिया में सबसे बड़ा इश्यू है फार्मर्स के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग साइज जो है ना फार्मर्स के पास वो बहुत कम है। कम होने की वजह से क्या नहीं हो पाता, कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो पाता एग्रीकल्चर का। मतलब जितने भी फैमिलीज के पास एग्रीकल्चर लैंड हैं वो बहुत थोड़ी थोड़ी हैं, और थोड़ी इतनी है कि वो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए ग्रो कर पाते हैं। तो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से प्राइस में भी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, क्योंकि हर एक फार्मर अपनी फैमिली के सब्सिस्टेंस के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ग्रो करता है। तो ज्यादातर वो फूड क्रॉप ही ग्रो करते हैं अलग अलग, ठीक है, और उसी फूड क्रॉप को कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। अगर नॉर्थ में हम लोग वीट का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं तो नॉर्थ में वीट प्रोडक्शन ही कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, जिसकी वजह से लैंड जो है वो रिकवर नहीं कर पा रही है। किसी एक लैंड पे आप एक ही क्रॉप, आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा 8th-9th क्लास में कि मल्टीपल क्रॉप ग्रो करनी चाहिए, ठीक है, सीजनल क्रॉप्स ग्रो करो, मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करो, उससे सोयल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, सोयल को रिगेन करने में हेल्प मिलता है, वो न्यूट्रिएंट्स को रिगेन कर लेती है, ठीक है। तो इंडिया में मोनोक्रॉप कल्चर है, ये एक बड़ा इशू है। स्मॉल लैंड होल्डिंग एक इश्यू है, ठीक है। स्मॉल लैंड होल्डिंग का मतलब है कि लेस देन 2 हेक्टेयर जो है ऑन एन एवरेज लैंड होल्डिंग साइज। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज का मतलब है कि हर पर्सन के पास कितना लैंड होगा, वो इंडिया में लेस देन 2 हेक्टेयर है, ठीक है। और 2 हेक्टेयर लैंड में आप बस सिर्फ अपने लिए ही ग्रो कर सकते हो या अपनी फैमिली के लिए, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। मोनोक्रॉप कल्चर का इश्यू है। मोनोक्रॉप मतलब एक ही क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। साउथ में है तो वो राइस को ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, नॉर्थ में है तो वीट ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। पंजाब साइड चले जाओ तो वहां पे वीट और मेज ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। तो मोनोकल्चर बहुत ज्यादा है इंडिया में, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ठीक है। स्मॉल लैंड होल्डिंग का सॉल्यूशन है लैंड कंसोलिडेशन। लैंड को कंसोलिडेट किया जाए। कैसे किया जा सकता है? गवर्नमेंट कर सकती है ये चीज, लैंड कंसोलिडेशन। पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लैंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना। लैंड कंसोलिडेशन कब हो सकती है? जब वो 2-2 हेक्टेयर वाले पर्सन अपना लैंड को गिव अप करें। वो कब गिव अप करेंगे? जब उनको दूसरे फील्ड में अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखेगी कि भाई 2 हेक्टेयर में ग्रो करने से बेटर है हम लोग जॉब कर लेते हैं और अपना लैंड किसी को दे देते हैं, ठीक है। दूसरा पर्सन कंबाइन करके ज्यादा ग्रो कर लेगा, ठीक है। जो इंडिया में होता भी है, जिसको हमारे यहाँ पे नॉर्मल बाधा बोलते हैं या फिर टेनेंट्स जिनको बोल देते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है। टेनेंट्स मतलब रेंट पे जमीन को दे देना, तो इंडिया में होता है, ठीक है। जिनके पास 1-1, 2-2 किला है वो दे देते हैं, ठीक है। तो लैंड कंसोलिडेशन इसका सॉल्यूशन है। लैंड कंसोलिडेशन कब हो सकता है? इफ देयर आर मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज इन अदर फील्ड्स, इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, इन सर्विसेज में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी तब वो हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। और ये लैंड होल्डिंग हर जनरेशन के साथ घटता जा रहा है, क्योंकि वी विल पीक आउट एट 2050। हमने पढ़ा था 2050 में पीक आउट करेगी हमारी पॉपुलेशन, करीबन 170 करोड़ के अराउंड, मतलब लगभग उतना ही, ठीक है। 167 था वहां पे, राउंड फिगर है, वो 175 भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं कि उस नंबर पे रुकेगी, तो एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो उसको काउंट करते हैं। तो मतलब लगभग रफली 165-170 करोड़ के अराउंड जाके हम रुकेंगे, वहां पिक आउट करेंगे। तो वहां तक तो ये लैंड होल्डिंग साइड और घटेगा। जनरेशन टू जनरेशन जो पास ऑन करते हैं वो चीज घट रहा है, ठीक है। और जो ये पास ऑन करते हैं इस पे हमने पढ़ा भी था, इनहेरिटेंस टैक्स का एक आर्टिकल पढ़ा था हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो, जो इंडिया में नहीं है, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, क्योंकि फादर सन को दे रहा है फ्री, उसमें कोई टैक्स नहीं है, तो वो इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए, हमने पढ़ा था। उसका एक दूसरा नाम भी पढ़ा था हमने, डेथ टैक्स। तो इंडिया के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स भी नहीं है, जिसको हमने डेथ टैक्स पढ़ा था, जिसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये इसको सोल्व किया जा सकता है, गवर्नमेंट इसके लिए सॉल्यूशन कर रही है, ठीक है। बल्कि ये उल्टा है, पहले क्या था
जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे तो लैंड कंसोलिडेशन ज्यादा था। लैंड कंसोलिडेशन था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। जमींदारी सिस्टम था, जमींदार कौन होते थे? लैंडलॉर्ड, जिनके पास लैंड होती थी बहुत ज्यादा। तो लैंड कंसोलिडेटेड थी, उसको गवर्नमेंट ने फ्रेगमेंटेड करवाया लॉ बना के। जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो गवर्नमेंट के पास सबसे पहला चैलेंज ये था कि लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, जिसके लिए हम लोग एक आंदोलन पढ़ा था, बताओ, भूदान आंदोलन। किसका? विनोबा भावे का। ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था कि फेल हो गया था, गवर्नमेंट उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाई थी, मगर उसने तो करवा दिए थे, लेकिन गवर्नमेंट लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की वजह से उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया था लैंड का। तो आज भी आपको लैंड लॉर्ड मिल जाते हैं गांव में, 1-2% ऐसा होगा जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है। हालांकि इंडिया में लैंड सीलिंग लॉ है, हमारे यहाँ पे लैंड सीलिंग लॉ है। लैंड सीलिंग लॉ, सीलिंग क्या होती है? लिमिट, छत। ठीक है, तो इंडिया में लैंड सीलिंग लॉ है। आई थिंक एक फैमिली के पास 5 हेक्टेयर से ज्यादा हो नहीं सकती। 5 एकड़ है या 5 हेक्टेयर ऐसा कुछ है, उससे ज्यादा हो नहीं सकती, लेकिन है, फैमिलीज के पास है उससे ज्यादा। क्योंकि लोग, मैंने बताया हर बार, कागजों में कुछ और लिखा हुआ है, एक्चुअल में कुछ और होता है। तो ये भी लॉ है इंडिया में कि एक फैमिली के पास मैक्सिमम कितना हो सकता है। वो इसीलिए बनाया गया था ताकि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद। तो स्टार्टिंग में कंसोलिडेशन था, तो हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन किया लॉ बना के। लॉ क्या बनाया? लैंड सीलिंग लॉ बनाया कि भी इससे ज्यादा हो नहीं सकती, तो अपने आप फ्रेगमेंट हो जाएगी, अपने आप टूट जाएगी। ठीक है, अब वो फ्रेगमेंटेशन इतना हो गया है, अब हम लोगों को दोबारा से कंसोलिडेट करना है उसको। ठीक है, तो ये टाइम के साथ चीजें चेंज हो रही हैं। पहले कंसोलिडेटेड था तो फ्रेगमेंटेड करवाया, अब प्रॉब्लम फ्रेगमेंटेड की है जिसकी वजह से लैंड होल्डिंग साइज छोटा हो गया है, तो अब दोबारा से उसको हम कंसोलिडेट कराना चाह रहे हैं। लेकिन लॉ बना के नहीं करवा सकते कंसोलिडेट, उसके लिए सॉल्यूशन अलग है। और सॉल्यूशन क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटी हो दूसरे फील्ड में, इंडस्ट्री डेवलप हो, जगह जगह पे इंडस्ट्री लगी हो। मतलब जैसा गवर्नमेंट का टारगेट एजुकेशन को लेके है कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जिसके विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्कूल या कॉलेज ना हो, तो ऐसा इंडस्ट्री के केस में करना पड़ेगा कि हर एक विलेज के 5-10 किलोमीटर के दायरे में इंडस्ट्रीज हो, ताकि लोगों को वहां पे काम मिल पाए। जब काम मिल पाएगा तो वो अपना लैंड, अपना एग्रीकल्चर खुद ही छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था, लोग कोरोना में वापस आए जॉब छोड़ के मतलब उनको छोड़ना पड़ा जॉब। ठीक है, तो वापस आ गए। अब वापस आ गए तो जॉब मिल नहीं रहा उनको वापस से, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, खासकर सर्विस इंडस्ट्री में। सर्विस इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द जो आईटी कंपनीज हैं, उन लोगों को लिए कोरोना पीरियड बिल्कुल एक तरह से हनीमून पीरियड था। मतलब उन्होंने उस टाइम पे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किए हैं। रीजन बीइंग कि कोई भी कंपनी है उसको स्पेस चाहिए होता है, ऑफिस स्पेस, वहां उसका बहुत बड़ा अमाउंट जाता है। अब क्या हो रहा है कि घर से काम हो रहा है। ठीक है, घर से आप काम कर रहे हो, घर से काम करने में एक नया टर्म और आ गया है, मून लाइटिंग। एक टर्म यूज होता है, मून लाइटिंग। मून लाइटिंग मतलब मून लाइट, समझो कि मतलब रात के टाइम पे आप काम कर रहे हो, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और रात के टाइम पे किसी दूसरी कंपनी का काम कर रहे हो, क्योंकि घर बैठे आपको कोई चेक थोड़ी कर रहा है कि आप किस कंपनी का काम कर रहे हो। आपको सॉफ्टवेयर ही बनाना है, कोडिंग करनी है। दिन में अपनी कंपनी के लिए कोड कर रहे थे, किसी दूसरे ने दे दिया, रात को उसके लिए कोड कर दिया, तो उसको मून लाइटिंग बोलते हैं। ये टर्म बहुत कॉमनली यूज होता है आज के टाइम पे कि आईटी कंपनी आर फेसिंग द इश्यू ऑफ मून लाइटिंग। ठीक है, मून लाइटिंग में इश्यू क्या आ रहा है कि वो कोडिंग को कॉपी पेस्ट कर देते हैं कई बार दूसरी जगह पे, या उस कोडिंग के किसी पोर्शन को दूसरी जगह यूज कर लेते हैं और डबल प्रॉफिट ले रहे हैं। आईटी प्रोफेशनल्स घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री को फायदा क्या हो गया है? ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफिस स्पेस चाहिए था, उन एम्प्लॉइज के मेंटेनेंस के लिए अलग खर्चा करना पड़ता, एसी का खर्चा अलग आ रहा था, वो सारे खर्चे कम हो गए उनके। तो ठीक है, और अब कंपटीशन ज्यादा है, अब उनको कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखना। ठीक है, वो बोलते हैं कि एक
प्रोजेक्ट बनाना है, हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसको 10 पार्ट में डिवाइड करो, 10 लोग ढूंढो, 10 से कोडिंग करवाओ, पे शो क्लब कर दो। अब उनको परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखने। तो जो बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर्स की कंपनी में, अब जो पहले एक पर्टिकुलर पर्सन एम्प्लॉयड था, उसके ऊपर कैमरा लगा रहता था, वो कोई काम कर ही नहीं सकता था, वो घर पे उसको फ्रीडम है, वो एक पर्सन 10 कंपनी का काम कर रहा है। तो जो ज्यादा एफिशिएंट है उसको ज्यादा काम मिल रहा है, जो लेस एफिशिएंट है वो क्या करें, उनको काम ही नहीं मिल रहा। तो वो कहाँ आए फिर? अगर उनको लग रहा है कि मेरे पास जमीन है तो मैं उसमें ही कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। तो कोरोना टाइम में अच्छा, जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, जो मतलब गली गली में आसपास लगे हुए हैं, कोई कॉपी बनाने वाली बुक है, कोई बाइंडिंग करने वाली है, कोई पेन बनाने वाली है, कोई छोटा मोटा कोई डिब्बे बना रही है, इस ऐसी इंडस्ट्रीज बहुत मिल जाएंगी आपके आसपास भी, कभी ध्यान से देखोगे तो मिल जाती है। इन्हीं को एमएसएमई बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई इंडिया की 1/3 एम्प्लॉयमेंट देता था कोरोना से पहले, तो वो बंद हो गए, क्योंकि मैंने बताया था कि एमएसएमई किस पे चलता है, आज प्रोडक्ट सेल कर दिया, पैसा आ गया, कल फिर नया बना दिया, परसों फिर सेल कर दिया। अब वो कई महीनों तक उनके पास वो माल इकट्ठा होता रहा, ना तो उनको रॉ मटेरियल मिल रहा तो सेल नहीं कर पा रहे, तो वो कैपिटल का जो एक फ्लो बनना चाहिए था ना, वो रुक गया। कैपिटल का फ्लो क्या था, मैंने 10 रुपए का रॉ मटेरियल लिया, 30 रुपए का सामान बेच दिया, 20 रुपए मेरी इनकम आ गई। फिर मैंने सामान लिया 10 रुपए का, 10-10-20 का सामान ले लिया, मैंने 60 का बेच दिया, मैंने फिर प्रॉफिट कर लिया। तो एक रेगुलर इनकम आ रही थी, वो रुक गई। वो रुकने की वजह से उनकी जो इंस्टॉलमेंट की पेंडिंग थी बैंकों में, वो एनपीए हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो पे ही नहीं कर पाए। एनपीए हो गई तो वो बंद हो गए, क्योंकि अब दोबारा से उनके ऊपर इतना खर्चा इकट्ठा हो गया, वो बैंक का इकट्ठा हो गया, कई इंस्टॉलमेंट रह गई हैं, ठीक है। जिस जगह पे वो काम कर रहे थे उसका रेंट रह गया है, जो एम्प्लॉइज थे या तो उनको निकालने पड़े, मोस्टली तो निकाल ही दिए, नहीं तो उनकी सैलरी जितनी बची हुई है कई महीनों की, वो पे ही नहीं कर पा रहे। तो एमएसएमई भी बंद हुई, उसका इंपैक्ट भी पड़ा। और वैसे इंडस्ट्री हमारे पास है ही नहीं, एमएसएमई और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बीच वाली इंडस्ट्री हमारे पास डेवलप ही नहीं है। डेवलप्ड है तो वो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं कोरोना टाइम पे। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मजदूर थे और वो सब अपने वापस चले गए और अपने गांव में चले गए, वहां पे वो खेती करने लगे। अब उनको लग रहा है कि वापस ना ही आए तो बेटर है, कि दोबारा फिर ना हो ऐसी कंडीशन आ जाए। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इन चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं उसको लग रहा है कि मैं दोबारा जाऊं, यहाँ मैंने काम सेटअप कर लिया है, मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ एग्रीकल्चर में अपना 2 हेक्टेयर में, उसको छोड़ूंगा, दूसरी जगह जाऊंगा, क्या पता कल को दोबारा ये प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि क्या प्रॉब्लम थी और कैसे आई है। उसको लग रहा है कि वो इलिटरेट है, मोस्ट ऑफ देम आर, तो उनको लग रहा है दोबारा ना आ जाए तो कौन ऐसे पंगे करेगा। और दूसरा, उन लोगों ने वो जो घर वापस जाने का वो जो सिस्टम था जो कोरोना के टाइम पे वो देखा है, तो वो बहुत ही डेंजरस था, एक तरह से बहुत ही डेंजरस वर्ड तो यूज नहीं करेंगे एग्जैक्टली, बहुत रिग्रेसली, बहुत मेहनत के साथ उन लोगों को घर वापसी हुई थी। किलोमीटर तक आप लोगों ने भी शायद वो वीडियो देखे होंगे कि लोग किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर तक पैदल गए हैं, 50 किलोमीटर तक पैदल गए हैं। तो वो चीज उनके माइंड में बैठ गई है, वो वापस आना नहीं चाह रहे उस चीज के लिए। इसीलिए भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी महंगा हो गया है, मजदूर नहीं मिलते हैं उतने सस्ते जितने पहले मिलते थे कोरोना से, क्योंकि उनके कब शॉर्टेज हो गई है। तो कोरोना ने बहुत सारी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया है, और जिस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वर्क हुआ है वो एग्रीकल्चर। लोगों के पास जो भी जमीन थी थोड़ी ज्यादा, उस पे वो काम करने लगे हैं खुद। अब वहां पे वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, वो पहले ही प्रॉब्लम है इंडिया में, स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज। अब जो पर्सन ऑलरेडी रेंटिंग कर रहे थे उन्होंने भी बंद कर दिया रेंट करना, वो भी खुद ही ग्रो कर रहे हैं। तो कोरोना के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। मोनोक्रॉप कल्चर ये कभी से इंडिया में है, इसको गवर्नमेंट चेंज कर सकती है अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव दे दूसरी क्रॉप ग्रो करने पे, या दूसरी क्रॉप पे एमएसपी ज्यादा दे एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग क्रॉप जो ग्रो कर रहे हो, या आप क्रॉप चेंज कर रहे हो तो पर हेक्टर आपको इंसेंटिव दे। अब गवर्नमेंट क्यों देगी? क्योंकि गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर पॉलिसी बनाना। अगर नहीं करेगी तो मोनोकल्चर की वजह से प्रोडक्शन कम होता जाएगा। तो जो हालत हम लोगों की पहले थी, दैट वी वर ए फूड डेफिसिट कंट्री, हम लोगों को वीट और राइस भी इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर से, वो फिर दोबारा बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट को वो करना पड़ेगा। तो यहां सॉल्यूशन ये है
कि गवर्नमेंट इंसेंटिव दे किस चीज के लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इंसेंटिव फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और वो इंसेंटिव एग्जिस्टिंग क्रॉप से एमएसपी में ज्यादा होना चाहिए। दूसरी को एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे इंसेंटिव दे, दूसरा एमएसपी ज्यादा दे उन क्रॉप्स पे। तीसरा एक प्रॉब्लम है इंडिया में एग्रीकल्चर में, इरिगेशन बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। आप लोगों ने उसमें पढ़ लिया ऑलरेडी ज्योग्राफी में कि रिवर सिस्टम तो नॉर्थ में ही है, साउथ में तो ऐसा कोई मेजर रिवर सिस्टम है ही नहीं जो पेरिनियल हो। ठीक है, तो यहाँ पे इरिगेशन को इंप्रूव करने के लिए क्या है, एक तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाए, एक दूसरी रिवर्स को कनेक्ट करें जिससे पानी आना आसान हो। जैसे मैंने बताया था SYL का इशू है हरियाणा पंजाब के बीच में, सतलुज यमुना लिंक को कनेक्ट करने का, कि उससे हरियाणा को पानी मिल जाएगा, जो कम मिल रहा है ज्यादा मिल जाएगा। तो इरिगेशन को इंप्रूव किया जा सकता है रिवर लिंकिंग से। दूसरा, ऐसी क्रॉप को इंसेंटिवाइज करे गवर्नमेंट जिनमें पानी कम चाहिए प्रोडक्शन के टाइम पे, incentivize those crop which require less water to grow, तो वहां पे इंसेंटिव दे, तो वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पे इंसेंटिव चाहिए, तो वो इरिगेशन की प्रॉब्लम भी सोल्व हो सकती है। ठीक है, और उससे एक ये भी सोल्व हो जाएगा कि जो हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट जो क्रॉप्स चाहिए, तो वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट का मतलब यही है ना कि पानी की कमी पड़ जाए, सूखा आ जाए, तो वो क्रॉप ग्रो कर पाए। तो ये वाला इश्यू है एक इंडिया में। अब मोनोकल्चर की वजह से ही इशू सोयल फर्टिलिटी का है। ठीक है, तो 3 तो मेजर इशू ये है। चौथा मेजर इशू है एमएसपी का, फार्मर्स को एमएसपी नहीं मिल पा रहा। एमएसपी क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि गवर्नमेंट एमएसपी दे दे तो हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चैलेंज आ जाएंगे। ठीक है, तो लीगल गारंटी नहीं बन पा रहा एमएसपी। जब तक ये लीगल गारंटी नहीं बनेगा तब तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, और लीगल गारंटी बना दिया तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे चैलेंज है, कहां पे उसको होल्ड करेगी इतने को। ठीक है, परचेज करने के लिए अलग अलग जगह पे सेंटर खोलने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, क्योंकि लीगल ऐसा नहीं है ना कि लीगल गारंटी बना दिया कि ठीक है हम एमएसपी पे खरीदेंगे। खरीदोगे कहां खरीदोगे? ऐसा नहीं कर सकते ना कि सबको कहो कि फार्मर्स को भी जिसको सेल करना दिल्ली आके भेज जाओ, यहां मार्केट है। तो फिर कोर्ट में केस होंगे कि हम लोगों को अपने 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेडियस में चाहिए बाइंग स्टेशन जहां पे हम जाएं और सेल कर पाए इजीली। तो फिर वो एक नई प्रॉब्लम होगी, फिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इश्यू है गवर्नमेंट के पास, फिर पैसे चाहिएंगे उसमें। एक तो लीगल गारंटी पे पैसे दो एमएसपी पे, ठीक है, दूसरा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। जो एमएसपी इंप्लीमेंट करेंगे उसके लिए जो बाइंग करेंगे, तो बाइंग करने के लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर लीगल गारंटी करने पे फिर ऐसा प्रोविजन करना पड़ेगा, जैसे राइट टू एजुकेशन करने के बाद ये प्रोविजन किया कि हर एक 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा आपको, तभी तो राइट टू एजुकेशन मिल पाएगा ना। सिर्फ राइट टू एजुकेशन का लॉ बनाने से नहीं मिलेगा ना, उसके लिए स्कूल भी तो खोलने पड़ेंगे। तो सिमिलर वे में एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने से काम नहीं चलेगा ना। एमएसपी लीगल गारंटी बना दिया, अब सेल बाइंग कहां पे होगी? वो बाइंग स्टेशन भी तो खोलने पड़ेंगे ना गवर्नमेंट को। बाइंग स्टेशन खोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, मैन पावर लगेगी, फिर मैन पावर को मंथली इनकम देना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड करना, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही पैसा जाएगा। पैसा वैसे ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो एमएसपी का एक इश्यू है इंडिया में जो सोल्व नहीं हो रहा है। फार्मर सुसाइड एक बड़ा इश्यू है इंडिया में। आप न्यूज पढ़ोगे अगर देखोगे तो मतलब डेली के ही फार्मर सुसाइड हो रहे हैं इंडिया में। हालांकि उसके लिए इसके लिए गवर्नमेंट ने कोशिश की है पीएम किसान चला के, कि जो मेन इश्यू है फार्मर सुसाइड का, कि वो लोग लोन लेते हैं किसके लिए? अपने जो ग्रेन्स है या जो फर्टिलाइजर है उसके लिए, पेस्टिसाइड के लिए जो वो लोन ले रहे हैं वो ना लें, तो उनको पैसे दे दो।
लेकिन इसमें इशू ये है कि इंडिया में टेनेंट्स ज्यादा हैं और जो ओनर हैं वो कम प्रोड्यूस करते हैं या वो कम ग्रो करते हैं, टेनेंट्स ज्यादा ग्रो करते हैं, टेनेंट्स को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये एक और नया इशू है कि पीएम किसान का बेनिफिट सिर्फ लैंड ओनर को मिल रहा है, टेनेंट्स को नहीं मिल रहा। टेनेंट्स को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इंडिया में टेनेंसी लॉ तो हैं लेकिन उनको फॉलो कोई नहीं करता। जब भी जमीन लेते हैं वादे पे कोई नहीं लिखवाता, कागज में कोई नहीं लिखवाता, सिर्फ जबान से चलता है ये सिस्टम पूरा का पूरा। अब जबान से चलेगा तो वहां पे गवर्नमेंट कोई भी ऐसी चीज जो जबान से चल रही है, गवर्नमेंट उस पे कोई भी इंसेंटिव नहीं देगी, कोई भी सब्सिडी नहीं देगी। उसको हर चीज को फॉर्मलाइज्ड वे में चाहिए। फॉर्मलाइज्ड वे का मतलब है रिटर्न में करो एग्रीमेंट। रिटर्न में ओनर नहीं करेगा क्योंकि टेनेंसी लंबे टाइम तक चल गई तो उसको लगता है कि उसकी लैंड जा सकती है। क्योंकि अभी पीछे हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया कि एक ना लाल डोरा जमीन होती है गांव में, मतलब ऐसी जमीन की जिसपे लोगों ने कब्जा कर रखा है कभी से, उसपे कोई ओनरशिप नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा जिसने 20 साल से कब्जा कर रखा है उसी की जमीन, तो अगर किसी ने कर रखा था तो उसी की हो गई। तो टेनेंट्स को लग रहा है कि ऐसे तो अगर किसी ने टेनेंसी लंबे टाइम के लिए ले ली तो वो तो कब्जा कर लेगा गवर्नमेंट, क्या पता कब लॉ बनाते। हालांकि गवर्नमेंट नहीं बनाएगी लेकिन लोग तो डरते हैं ना, लोग अपनी जो कमर्शियल स्पेस है उसको ही रेंट देने से डरते हैं। बहुत सारे कमर्शियल स्पेस आप शहर में देखोगे वो बस खड़े हैं, ताला बंद है, कुछ नहीं है, लोग रेंट पे देना ही नहीं चाह रहे क्योंकि फॉर्मलाइज वो करवाना नहीं चाहते, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ देम इलीगल मनी से बने हुए हैं, ब्लैक मनी से। तो वो फॉर्मलाइज करवाएंगे तो गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये किसके नाम पे है, कैसे है, किसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इनफॉर्मलाइज में वो रेंट पे देना नहीं चाह रहे क्योंकि रेंट वाले ने अगर खाली नहीं किया ना तो फिर से हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट पूछेगी कि आपकी है तो आपने पहले कहीं पे दिखा नहीं रखी है तो जमीन, ठीक है। तो ये इशू इंडिया में बहुत चलते हैं। तो टेनेंसी इंडिया में एक बड़ा इशू है। टेनेंसी नहीं बोले, फॉर्मलाइजेशन ऑफ टेनेंसी। टेनेंसी का फॉर्मलाइजेशन इंडिया में बड़ा इशू है, चाहे वो कमर्शियल स्पेस में हो चाहे वो एग्रीकल्चर स्पेस में हो। टेनेंसी को पेपर पे नहीं लेना चाह रहा कोई भी, ठीक है। कमर्शियल में क्यों नहीं लेना चाह रहे? क्योंकि मैक्सिमम बिल्डिंग्स वो जो बनी हुई हैं वो ब्लैक मनी से बनी हुई हैं, तो लोग दिखाना नहीं चाहते उनको। फॉर्मलाइज कर लिया तो दिखाना पड़ेगा कि मेरी है, ये मेरी वाइफ की है, ये मेरे बच्चों की है। अब इतनी जमीन कहां से आई आपके पास? फिर गवर्नमेंट पूछेगी, फिर इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, ठीक है, कि आपकी इनकम तो है नहीं इतनी और आप कैसे इतनी प्रॉपर्टी आपने बना रखी है। तो इसलिए फॉर्मलाइज वो करवाना नहीं चाहते। इनफॉर्मलाइज में वो रिस्क लेना नहीं चाहते कि अगर हमने दे दिया रेंट पे स्पेस और खाली नहीं किया सामने वाले ने तो फिर हमारे पास क्या रास्ता है? फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाते ही फिर फॉर्मलाइज हो जाएंगी चीजें, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी यही इशू है कि अगर किसी ने कब्जा कर लिया, कोई एक किसी फैमिली में पर्सन है और बहुत ज्यादा मतलब सिंपल सा पर्सन है, उसको ज्यादा मतलब पंगे नहीं कर रहे, उसको लगता है कि रेंट मेरी जमीन है, ठीक है, रेंट पे दे दूंगा। किसी ने दबंगई कर ली और नहीं दिया कल को, फिर मैं कोर्ट के चक्कर काटूंगा। कोर्ट में सबको पता है कि डिसीजन डिले होते हैं, इतना पंगा ही क्यों लेना, देते ही नहीं किसी को, या देते हैं तो किसी को ऐसे क्यों देते हैं जो पता है कि कहेंगे तभी खाली कर देगा। तो फॉर्मलाइजेशन नहीं करवाना चाह रहे उसका। फॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो टेनेंट्स को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट की स्कीम्स का। तो ये एक टेनेंसी भी बड़ा इशू है इंडिया में। टेनेंसी नहीं, फॉर्मलाइजेशन ऑफ टेनेंसी, ठीक है। तो लिख लेना, इशू है फॉर्मलाइजेशन ऑफ टेनेंसी का इशू है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया दोनों जगह पे, ठीक है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं इंडिया में जो एग्रीकल्चर में है, फील्ड में इरिगेशन है, ठीक है, या फिर प्रोडक्टिविटी का इशू है। प्रोडक्टिविटी का इशू इसलिए है क्योंकि स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज है, तो यहां पे लिख लेना प्रोडक्टिविटी का एक इशू है, प्रोडक्टिविटी लेस है, ठीक है। मोनोक्रॉप कल्चर है तो उससे भी प्रोडक्टिविटी का इशू है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, ठीक है। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मैं क्यों करूं? बीइंग ए फार्मर मैं क्यों क्रॉप को डाइवर्सिफाई करूं? मैं तो व्हीट ग्रो कर रहा हूं, फिर राइस ग्रो करता हूं, फिर व्हीट ग्रो करता हूं, फिर राइस ग्रो करता हूं, ठीक है। मेरा प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ज्यादा कम हो रहा है ना इंडिया में। एक पर्सन का तो थोड़ा सा कम हो रहा है, उसको ज्यादा पता नहीं लग रहा, लेकिन गवर्नमेंट को तो टोटल ऐड करना है ना, तो थोड़ा 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 ऐड होके बहुत कम हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए वो भी एक इश्यू है। तो गवर्नमेंट
इंसेंटिवाइज करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो हम पैसे देंगे, लेकिन वो इंसेंटिव इतना कम है कि लोग डाइवर्सिफाई करना नहीं चाह रहे। या फिर दूसरा इशू इंडिया का में इम्प्लीमेंटेशन का है कि जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट चला रही है वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पा रही है प्रॉपरली, या तो लोगों को पता नहीं लग पा रहा है। अनअवेयरनेस एक इशू है इंडिया में, अनअवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों तो हर एक जगह पे आपको इशू मिलेंगे। तो ये कुछ मेजर इशू है इंडियन एग्रीकल्चर में जो इंडिया की एग्रीकल्चर फिलहाल फेस कर रही है, ठीक है। और तीसरा इसमें एक और भी ऐड करोगे, नोट तीसरा मतलब 5 हो गए। हम लोगों के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है मतलब कि या तो हम लोगों की क्वालिटी उस लेवल पे नहीं है, दूसरा फिर महंगे भी हैं हम लोग। क्वालिटी वैसी नहीं है, उसका रीजन ज्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा डाल रहे हैं, तो पेस्टिसाइड जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा डाल रहे हैं ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। प्रोडक्शन कम हो रहा है, एक प्रोडक्शन कम हो रहा है, दूसरा क्वालिटी का इशू है, तीसरा इशू सब्सिडी का भी है। जब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे बात होती है तो ये बात बार बार उठती है कि इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सस्ते इसलिए हैं क्योंकि सब्सिडाइज हैं। जिस दिन सब्सिडी हट गई कुछ भी सस्ता नहीं रहेगा। सब्सिडी की वजह से सब कुछ सस्ता है, मतलब सस्ता है नहीं, गवर्नमेंट ने बना दिया है सस्ता उसको। वो चीज सस्ती नहीं थी, गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडाइज कर दिया। अगर गवर्नमेंट फार्मर्स को पीएम किसान की सब्सिडी ना दे, अगर गवर्नमेंट उनको फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी ना दे, पेस्टिसाइड पे सब्सिडी ना दे, तो सब कुछ ही तो महंगा है, फिर कुछ भी सस्ता नहीं है। तो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूल बनते हैं वर्ल्ड के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, इंडिया उसका पार्टी है, जहां पे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूल बनते हैं। तो वहां पे अलग अलग देश इस बात को उठाते हैं कि भाई इंडिया में सब्सिडी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो पा रहे हैं दूसरे वर्ल्ड के साथ। अगर सब्सिडी नहीं होगी तो ये ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो गवर्नमेंट कब तक सब्सिडी देगी, ठीक है। वो इस बात पे भी सवाल उठाते हैं कि क्यों गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, क्योंकि ऐसे तो कह रहे हैं कि सभी गवर्नमेंट सब्सिडी देने लग जाएंगी, तो जो एक फेयर मार्केट की बात होती है जहां पे बायर और सेलर डिसाइड करते हैं प्राइस को, वो फेयर मार्केट तो है ही नहीं। ये तो एक तरह से ऐसा मार्केट है जिसको क्या इन्फ्लुएंस किया गया है कि आप चीज को सस्ता कर रहे हो जानबूझ के। उससे इंपैक्ट क्या पड़ता है, उससे इंपैक्ट ये पड़ता है चाइना फिर हमसे ज्यादा सब्सिडी देता है। हमने सब्सिडी देके अपना प्रोडक्ट सस्ता कर दिया, चाइना हमसे डबल सब्सिडी देता है, उसका प्रोडक्ट हमसे डबल सस्ता, तो बाजार में किसका बिकेगा, चाइना का। फिर हम कहते हैं कि चाइना डबल सब्सिडी दे रहा है, तो बाकी कहते हैं भी आप लोग भी तो दे रहे हो। तो हम कहते हैं भी हम नहीं देंगे तो हमारे फार्मर मर जाते हैं, फार्मर सुसाइड का केस हो जाता है, ठीक है। तो हमारे रीजन जेन्युइन है सब्सिडी देने के, लेकिन बाकी कंट्री भी हमें देख के फिर सब्सिडी देती हैं और अपने प्राइस को और ज्यादा कंपिटिटिव कर देती है हमसे। अब अमेरिका वाले सब्सिडी देते हैं, अब अमेरिका हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, वो ज्यादा सब्सिडी दे सकता है। वहां पे एग्रीकल्चर कमर्शियल होता है, कमर्शियल मतलब 200 एकड़ जमीन होती है नॉर्मली फार्मर के पास। हमारे यहाँ 2 हेक्टेयर का एवरेज नहीं है, वहां 200 एकड़ का एवरेज है। अब सोचो 2 एकड़ में और 200 एकड़ में कितना फर्क हो जाएगा। तो प्रोडक्शन पहले ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो चीजें सस्ती होंगी, फिर ऊपर से सब्सिडी और ऊपर से वहां की टेक्नोलॉजी। वहां तो फार्मर्स वेदर सैटेलाइट से कनेक्टेड रहते हैं, कब रेनफॉल होगी कब नहीं होगी, कब मुझे क्या करना है, सब कुछ कनेक्टेड है। हमारे यहाँ तो इतना वो है ही नहीं प्रोविजन ऐसा भी, ठीक है। तो वो लोग सब्सिडी दे देते हैं, उनके मार्केट और कंपिटिटिव हो जाते हैं। सबके लिए मार्केट वर्ल्ड में एक ही जगह है, अफ्रीका। अफ्रीका में बिकता है सब कुछ क्योंकि वहां कुछ नहीं होता। तो अब अफ्रीका इंडिया से खरीदेगा कि चाइना से खरीदेगा कि यूएसए से खरीदेगा, जो सस्ता देगा। तो फिर हम WTO में जाके बोलते हैं कि भाई ये गलत है सब्सिडी देना, तो कहते हैं स्टार्ट आप लोगों ने किया था ये सब्सिडी देने का खेल, तो आप लोग बंद करो। लेकिन हम कहते हैं हमारे कंसर्न जेन्युइन है, अगर हमने सब्सिडी नहीं दी तो फार्मर सुसाइड बढ़ जाएगा, सब्सिडी नहीं दी तो ये जो
क्रॉप जो मोनोकल्चर है ये और ज्यादा बढ़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन हो ही नहीं पाएगा। वो कह रहे हैं हम लोग इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, आप सब्सिडी हटाओ हम भी हटाते हैं, या तो सभी इक्वल प्लेटफॉर्म पे खेले, नहीं तो फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम मत करो, देने दो जो जितनी सब्सिडी दे रहा है। फिर उस केस में हम लोगों के पास पैसे कम पड़ जाते हैं सब्सिडी देने के। हमें लगता है कि हम 2.25 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, अमेरिका वाले 20 लाख करोड़ की दे देते हैं, वो हमसे कहीं आगे निकल जाते हैं, वहां हमारी सब्सिडी कुछ दिखती ही नहीं है। तो हम उस बात को बार बार WTO में उठाते हैं कि भी अमेरिका में ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है, चाइना में ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि ठीक है हटा देंगे, सबकी हटाओ, तो हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाते। हम लोग जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका मैक्सिमम FGI के गोदाम जो है वहां पे पड़ा ऐसे ही सड़ जाता है, ना तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाती गवर्नमेंट उसको। बहुत बार न्यूज आती है ऐसी कि फला जगह पे FCI का गोदाम है, वहां पे चूहे खा रहे हैं रात को, ठीक है, तो कहते हैं कि लोगों को ही दे दो, कहते हैं दे कैसे, सिस्टम ही नहीं है, बना ही नहीं हुआ सिस्टम। FPS फेयर प्राइस सोप पेपर पे है, एक्चुअल में नहीं है, जितनी बताई जाती हैं उतनी एक्चुअल में नहीं है। अब जाके देखोगे, आप अपने यहाँ के सिस्टम को मत देखना, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे यहाँ सिस्टम मत देखना, ये तो इंडिया का सबसे डेवलप्ड पार्ट है, सबसे अवेयर पार्ट है। सिस्टम देखना है तो मध्य प्रदेश के गांव में जाके देखो, क्या उनके वहां पे है क्या FPS, या उनको पता है क्या ऐसा कोई चीज होता है, उनको पता ही नहीं ऐसा कोई चीज होता है, वहां कोई शॉप भी नहीं है तो पेपर पे है, तो वो सिस्टम नहीं है। तो FCI क्या करे, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि FPS खोलने के लिए, फेयर प्राइस शॉप खोलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगेगा, गवर्नमेंट के पास नहीं है, वहां कोई पर्सन बैठाना पड़ेगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो मोस्ट ऑफ द चीजें पेपर पे दिखा देते हैं और चल जाता है कि ये चीजें हैं, 2 लाख फेयर प्राइस शॉप है, एक्चुअल में जाके देखोगे मिलती नहीं, ठीक है। अब उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट हालांकि निकाल रही है कि भी उनको आप वो करो, पिन करो, मैप पे पिन करो, हम लोग टेस्ट करेंगे सैटेलाइट की हेल्प से कि है भी कि नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट करती है ना ये सारा काम, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकता। स्टेट फेडरल सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऊपर से भेज सकता है, नीचे तो स्टेट को बनाना पड़ेगा ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्टेट बना ही नहीं रहा है, वो सिर्फ दिखा देता पेपर पे। तो अब उसका जियो टैगिंग होने लगा है। जियो टैगिंग होता है मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस को आप गूगल पे दिखाओ तो सैटेलाइट से वो दिख जाएगा कि वो एक्चुअल में है कि नहीं, तो जियो टैगिंग होने लग गई है उन चीजों की। तो इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। तो एक्सपोर्ट हमारे कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये भी हमारे फार्मर्स के लिए एक बड़ा इश्यू है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है तो उसको जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि वो मार्केट में सेल नहीं हो रहा, वो इसीलिए सेल नहीं हो रहा ना। इंडिया में तो उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि इंडिया में तो हम ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाहर हम सेल कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो घर में ही रखना पड़ रहा है वो सारी चीजें। अब घर में रखना पड़ रहा है तो घर में तो जितना प्राइस मिलेगा उतना ही मिल रहा है। ज्यादा प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में मिल सकता था, वहां सब्सिडी का खेल ऐसा चल रहा है कि हम लोगों से ज्यादा सब्सिडी देके अपने प्राइस को ज्यादा कॉम्पिटिटिव कर लेते हैं। मतलब सब्सिडी देंगे, प्राइस सस्ता करेंगे, मतलब हो गया प्राइस कॉम्पिटिटिव हो गया। प्राइस कॉम्पिटिटिव मतलब होने का मतलब ये होता है कि एक पर्सन दूसरे से सस्ता बेच रहा है, तो वो कॉम्पिटिटिव हो गया प्राइस। तो चाइना, यूरोप और अमेरिका वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है हमारे कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पे लैंड होल्डिंग साइज बड़ा है, फार्मर्स के पास फैसिलिटी ज्यादा है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहां की गवर्नमेंट सब्सिडी ज्यादा देती है, तो वो लोग सस्ता बेच सकते हैं बाहर के मार्केट में। तो इसलिए हमारा माल सेल ही नहीं होता है बाहर। तो ये एक बड़ा इशू है। तो ये सारे के सारे इंडिया में एग्रीकल्चर में इशू हैं जिनको गवर्नमेंट को सोल्व करना है। और हर एक गवर्नमेंट का अपना कुछ बाउंडेशंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो वो चीजें सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये चीजें सोल्व नहीं हो पा रही हैं टाइम के साथ, क्योंकि बात करते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं, इनमें से मोस्टली जो 75 ईयर से ही एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो वो चीजें सोल्व नहीं हो पा रही हैं टाइम के साथ। इसलिए नहीं सोल्व पा रही क्योंकि उनको सोल्व करने के लिए कोई मतलब एक तो मेजोरिटी बहुत ज्यादा चाहिए किसी गवर्नमेंट के पास, और लंबे टाइम तक मेजोरिटी चाहिए। और इंडिया का डाइवर्सिफिकेशन मतलब डाइवर्सिटी इन यूनिटी, जो एक चैप्टर पढ़ते हो आप 6th क्लास में, पहला डाइवर्सिटी इन यूनिटी, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, चैप्टर पढ़ते हो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो इंडिया के लिए एक तरह से कर्स बन गया है। वहां पे बून की जगह पे कर्स बन गया है कि वो डाइवर्सिटी उस चीज को होने नहीं दे रही, क्योंकि हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की डिमांड अलग है, ठीक है।
वीट का एमएसपी ज्यादा कर दो तो राइस वालों को दिक्कत हो जाती है, राइस का ज्यादा कर दो तो मेज वालों को दिक्कत हो जाती है, मेज का ज्यादा कर दिया तो जूट वालों को दिक्कत है, जूट का ज्यादा कर दिया तो शुगर केन वालों को दिक्कत है। तो वो डाइवर्सिटी वहां पे दिक्कत कर रही है, तो वो स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं बन पा रही, तो वो डेमोक्रेसी उसमें हर्डल आ रही है। ठीक है, तो इसलिए डेमोक्रेसी का बेनिफिट भी है अपने और डेमोक्रेसी के नुकसान भी है। ठीक है, तो ये चीज चाइना में नहीं हो रही क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ कहने को है, तो वहां पे चीजें सब सही चल रही हैं। वहां पे इतनी डाइवर्सिटी भी नहीं है जितनी इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी यहाँ पे एक तरह से कर्स बन गई है, बून की जगह पे कर्स हो गई है डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस पूरे एडिटोरियल में वो ये इन्हीं इस एडिटोरियल में या आने वाला कोई भी एडिटोरियल हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे वो इनमें से किसी एक इश्यू को सोल्व कर रहे होंगे। कभी वो लैंड कंसोलिडेशन को सोल्व कर रहे होंगे, कभी वो कह रहे होंगे कि मोनोक्रॉप नहीं होना चाहिए इंडिया में, कभी वो कहेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है। ठीक है, कभी वो कहेंगे फार्मर सुसाइड का इश्यू है। बात इन्हीं पे होगी सब पे घुमा फिरा के। तो ये सारे के सारे इश्यू मैंने आपको एक बार में बता दिए कि इंडियन एग्रीकल्चर में ये इतने इश्यू हैं, इनको सोल्व करने के अपने अपने सॉल्यूशंस हैं जिन पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है स्कीम्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन वो स्कीम्स में इंप्लीमेंटेशन का इशू है, वहां पे अपना ही एक अलग इशू है। ठीक है, तो कुल मिला के वो चीजें जल्दी से सोल्व होने वाली नहीं है। ठीक है, बस वो पढ़ने में अच्छी लगेंगी, पढ़नी तो हमें पड़ेंगी क्योंकि वो चीजें लिखी जाएंगी और हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीजें सोल्वेबल नहीं है ग्राउंड पे जाके अगर देखें तो। ठीक है, उनको सोल्व होने में बहुत टाइम लगेगा। इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है लिटरेसी, जो इंडिया में बहुत कम है। ठीक है, लिटरेसी की डेफिनेशन मैंने बताई थी आप लोगों को, क्या थी? 7 साल से ऊपर का पर्सन जो पढ़ सकता है और लिख सकता है वो लिटरेट है इंडिया में। ठीक है, तो वो डेफिनेशन ही अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, तो लिटरेसी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होंगी। ठीक है, और लिटरेसी कोई गवर्नमेंट बढ़ाना नहीं चाह रही क्योंकि लिटरेसी बढ़ गई तो गवर्नमेंट नहीं बचेगी, फिर उनको वोट कौन देगा? ठीक है, पता लग जाएगा कि मोस्ट ऑफ देम आर करप्ट, कौन वोट देगा उनको? तो वो ये सॉल्यूशन ऐसे के ऐसे लटके रहेंगे बस। ठीक है, कुछ ये एडिटोरियल में कुछ ऐसे लोग हैं इंडिया में जो माइनॉरिटी में है, जो मैंने बताया था कि जो पढ़े लिखे लोग ऑलरेडी इंडिया में माइनॉरिटी में, तो वो अपने विचार रखते रहते हैं वर्ल्ड में देख के कि क्या हो रहा है, हम उससे क्या सीख सकते हैं और इंडिया में क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक रिसर्च में जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि रिसर्च के फील्ड में पैसा नहीं है इंडिया में एग्रीकल्चर में, वो भी एक इश्यू है। ठीक है, पढ़ो कहाँ पे आ गए थे? इसमें कुछ लिखोगे आप लोग या इतना मेरा भाषण मैंने आप लोगों को दे दिया है, आप लोगों के ऊपर से जाएगा ये? लिख लिया? पढ़ो वीर, कहाँ खत्म किया था याद है? ठीक है, पढ़ो। But agriculture today is not just the production basket. It has to be treated as a food system, from production to marketing to consumption. It should ensure the food and nutritional security of people and also augment farmers' incomes. Augment मतलब increase. Building value chains of agri commodities. वैल्यू चेन का मतलब वही है कि मतलब ऐसी सिस्टम बनाओ ऐसा कि हर एक जगह पे वैल्यू बढ़े, हर जगह पे उस चीज की वैल्यू की जाए, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। जब ये बात कर रहा है वैल्यू चेन डेवलपमेंट की, तो ये बात कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कि कुछ पेरिसेबल आइटम्स हैं वो खराब ना हो। अच्छा, इंडिया में एक और इश्यू है एग्रीकल्चर में, कोल्ड चेन का। कोल्ड चेन सप्लाई नहीं है, कोल्ड चेन सप्लाई इश्यू। या कोल्ड चेन स्टोरेज या कोल्ड स्टोरेज इश्यू, ये दो इश्यू और हैं कि कुछ खरीद लिया है, पेरिसेबल है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड चेन चाहिए। मतलब ऐसे व्हीकल चाहिए जिनमें फ्रीजर लिखे हों, रेफ्रिजरेटर लगे हों, ताकि खराब ना हो, वो कई दिन तक ट्रांसपोर्ट में जाए। तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं इंडिया में। ठीक है, अगर वो चले जाएं दूसरी जगह
तो स्टोर करने का सिस्टम नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एफसीआई गोदाम में चूहे घूमते रहते हैं, ठीक है, सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में खरीद लिया तो कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट स्टोर नहीं कर सकती, उनके पास इंफ्रा नहीं है। खरीद के एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकती, उसके लिए भी सिस्टम नहीं है। मतलब सिर्फ व्हीट और राइस के बारे में मत सोचो ना, आप सोचो वेजिटेबल खरीद लिया गवर्नमेंट ने एमएसपी पे, कहाँ लेके जाएगा? नियर बाई मार्केट में 2 दिन में सेल कर दे तो कर दे, तीसरे दिन तो वेजिटेबल ही नहीं रहेंगे वो, ठीक है। तो सप्लाई चेन इशू है, ठीक है, सप्लाई चेन में कोल्ड स्टोरेज चाहिए, इशू है इंडिया में, ठीक है। स्टोरेज का इशू है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है इंडिया में, ये भी इशू है। तो ये 2 इशू और लिख लेना एग्रीकल्चर में इंडिया में है, ठीक है। Where farmers get 75 to 80% of what the consumer pays is the way to go. The starting point has to be fruits. एक मिनट कहाँ पड़ गए आप? ठीक है, इसमें कह रहा है बिल्डिंग वैल्यू सप्लाई चेन ऑफ एग्री कमोडिटीज ऑन द लाइंस ऑफ मिल्क। मतलब मिल्क की लाइन पे एग्री सप्लाई चेन बनाने की रिक्वायरमेंट है। मिल्क की लाइन पे क्या है कि एक पर्सन थे वर्गीज कुरीन, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। (1970s) में। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया। इंडिया में मिल्क के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क राइट नाउ। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। और वो मिल्क सप्लाई चेन के थ्रू जगह जगह पे पहुंच जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में। कहीं पनीर सेल हो रहा है, कहीं पे घी सेल हो रहा है। तो उस चीज को हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक वे बना दिया है। मिल्क तो एक ऐसा आइटम है जो पेरिशेबल है, ठीक है। 1 दिन में 2 दिन में अगर वो कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला तो 1 दिन में ही शायद गर्मियों में खराब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए सप्लाई चेन अच्छी बना दी है। मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। मिल्क प्रोडक्ट तो पहले भी बन सकते थे, लेकिन जहां पे फार्मर्स मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वहीं पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक सिस्टम बना रखा है कि फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जहां पे ओनर वो सब लोग होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। कोऑपरेटिव सहयोग से बनाई गई जो सोसाइटी है। तो मिल्क के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका मॉडल बनाया था इस पर्सन ने, जिसको हम अमूल के नाम से जानते हैं। अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल की फुल फॉर्म। अमूल गुजरात में ऑपरेशन फ्लड के दौरान एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी, जिसका मॉडल इस पर्सन ने तैयार किया था कि ऐसे करो कि भाई मिल्क लाओ, ठीक है, अलग अलग फार्मर्स मिल्क लेके आएंगे, वहीं पे वही डिसाइड, वो लोग ही इन्वॉल्व होके उनके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट बना के अलग अलग जगह पे सेल करो। मतलब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है वही उसमें खुद इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन किया और काम खत्म। तो वो एक सिस्टम बन गया पूरे इंडिया में। उस मॉडल को कॉपी किया गया इंडिया में अलग अलग जगह पे। और आज इंडिया में बहुत सारी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं मिल्क के फील्ड में जो काम कर रही हैं। तो आप देखोगे बहुत सारे ब्रांड हैं इंडिया में मिल्क के फील्ड में, ठीक है। मिल्क की आप डेयरी प्रोडक्ट बोलो बेसिकली। डेयरी प्रोडक्ट्स में इंडिया में बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं और बहुत सारे ब्रांड हैं, ठीक है। कोई एक ब्रांड की कोई ऐसा मोनोपोली नहीं है, ठीक है। तो जैसे उसमें मेनली 2 आए थे, मदर डेयरी और अमूल पहले, और फिर उसके बाद और भी आगे लेवल पे, ठीक है। तो ये पर्सन को ये माना जाता है कि इसने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का, और उनकी हेल्प से कैसे एक वैल्यू चेन बनाई जाए। वैल्यू चेन का मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसी वैल्यू ऐड की जाए जो हमने पढ़ा था GVA, ग्रोस वैल्यू एडेड, कि उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर दो ताकि प्रोडक्ट की लाइफ लॉन्ग हो जाए और प्राइस बढ़ जाए। दूध का घी बना दिया, प्राइस बढ़ गया, लाइफ लॉन्ग हो गई, वैल्यू ऐड हो गई उसमें। तो प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करो। ऐसा एग्री प्रोडक्ट्स को सिर्फ व्हीट मत सेल करके आओ, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, व्हीट से ब्रेड बनाएं और ब्रेड को सेल करो मार्केट में, ठीक है। प्राइस ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसको करने के लिए एक मॉडल बनाना पड़ेगा। उस मॉडल को कॉपी करें लोग, देखें कि कैसे हो रहा है, तो वो मॉडल नहीं बन पा रहा। तो इस पैसेज में आगे हम पढ़ेंगे, इस पर्सन की बात भी होगी कि हमें कोई दूसरा वर्गीज कुरीन चाहिए जो ऐसा कोई मॉडल बना दे, ठीक है। उस टाइम पे फिर गवर्नमेंट ने भी इनका हेल्प किया, एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है।
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करता था कि वो ऐसा काम करें, ठीक है। और ये पूरा एक 1970s में ऑपरेशन चला, जिसकी वजह से इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा, मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ा, और आज के टाइम पे सिस्टम इंडिया में सही है मिल्क को लेके, ठीक है। मिल्क पे एमएसपी कोई नहीं मांगता, मांगता है क्या? नहीं मांगता। वो भी एक तरह से है तो एग्रीकल्चर अलाइड फील्ड का प्रोडक्ट, एग्री और उससे अलाइड फील्ड के प्रोडक्ट में आता है मिल्क, उसके लिए तो कोई एमएसपी नहीं मांग रहा, क्योंकि एक सिस्टम बन गया है। तो कह रहे हैं कि वो ऐसा सिस्टम हमें बाकी चीजों के लिए भी बनाने की रिक्वायरमेंट है। अब कह रहे हैं बनाए कौन, हु विल बेल द कैट, जो बोलते हैं बेल द कैट, कि वो घंटी कौन बाजे, मतलब कि कौन उस मुसीबत को मोल ले, ऐसा करने का इनिशिएटिव कौन ले, इनिशिएटर कौन बने। इंडिया में इनिशिएटर की भी बड़ी दिक्कत है, फॉलोअर बहुत मिलते हैं यहाँ पे, इनिशिएटर बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो वो इनिशिएटर कौन बने, तो इस पैसेज में आगे बात की गई हमें कोई दूसरा वर्गीज कुलीन चाहिए जो ऐसा कुछ एग्री के फील्ड में कर पाए जैसा उसने मिल्क के फील्ड में किया था, ठीक है। प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करें, प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए। तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड भी कर दिया गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2011 में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया। पार्ट आप लोग बता दो, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कभी ऐसी ऐसी चीजें मत पूछा करो, आप बस पढ़ाते रहा करो। बताओ कीर्ति, पार्ट कौन से पार्ट में ऐड किया था ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? पार्ट पढ़े थे हमने? नहीं, मैंने उस वक्त भी बताया था ये अमेंडमेंट एक्ट, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूं। 9th बी, 9B में है। 9 इज पार्ट 9 इज 9 में क्या है पार्ट? रूरल गवर्नमेंट में क्या? पंचायत। 9A म्यूनिसिपैलिटीज, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज है 9B में, पार्ट 9B में, ठीक है। और ये पढ़ा है हमने पहले, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है। ये अमेंडमेंट एक्ट भी बताया था मैंने आप लोगों को जब मैंने पार्ट 9B बताया था, जब हमने एक दिन पार्ट पढ़े थे सारे के सारे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। आप उसको बता सकते हो, वो सबका एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राइट आपको दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि वो लीगलाइज नहीं है, तो मतलब एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना लीगलाइज कर दिया गया था इंडिया में, कि आप लीगल कर सकते हो, उस काम को लीगली कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट है, ठीक है। पढ़ो। The starting point has to be fruits and vegetables, where typically the farmer gets only 1/3 of what the consumer pays. ठीक है। अब एक इशू और क्या होता है इंडिया में, एक इशू क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ, कि फार्मर कोई चीज जितने की प्रोड्यूस कर रहा है ना, फार्मर ने टोमेटो ग्रो किया, टोमेटो मार्केट में सेल हुआ 5 रुपए केजी, कंज्यूमर ने बाई किया 80 रुपए केजी, तो फार्मर को तो क्या मिला? 80 रुपए का कितना परसेंट मिला? तो फिर आप कुछ ऐसा पूछ रहे हो कि हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान भी बताइए कितना परसेंट हो गया? 5 80 का कितना परसेंट हो गया? तो मैथ थोड़ी है, परसेंटेज है। निकालो, कैलकुलेट करके निकालो सारे। 5 कितना परसेंट है 80 का? इतना मैथ तो आपको आना चाहिए। निकालो प्राची, किसका वेट कर रहे हो? 6.2%. यस, कहाँ खो गए? कहाँ खो गए भाई? परसेंटेज निकालना है, यहीं आ जाओ। अस्सी का 5 कितने परसेंट है ये पूछा है, तो 80 का 10% कितना होगा? 8, तो वो 10% से कम ही होगा, ठीक है। 80 का 10% 8 है, ठीक है। तो 80 का 5% कितना होगा? 5 होगा। 10% 8 है, तो 5% 4 होगा, 5% 4 होगा, ठीक है। हमने कितना पूछा है? 5 कितना होगा? कह दो, आप कॉम्प्लिकेट और कर रहे हो चीजों को। 80 का 10%, क्योंकि 10% निकालना इजी है ना, 8 है, ठीक है। और तो 80 का 5% कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमें कितना बताना है कि 5 कितना होगा, तो 5% से थोड़ा सा ऊपर होगा,
5% से थोड़ा सा ऊपर आएगा। और अगर निकालना है तो 5/80 इंटू 100, 20 पे जाएगा 4, 20 पे जाएगा 5, 25/4, निकाल लो कितना परसेंट होगा। तो ये इतना भी नहीं निकाल पाते क्या आप लोग? कहते हो मैथ है, मैथ कहाँ है? तो फिर मैथ मत बोला करो ना कि मैथ है, ठीक है? मैथ नहीं है, ये बेसिक एप्लीकेशन है मैथ की। मैथ तो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, स्टैट पढ़ते तो पता लगता है कि मैथ क्या चीज है, ठीक है? तो फार्मर को तो कुछ भी नहीं मिल रहा लिटरली अगर देखा जाए तो कह रहा है कि दूसरे देशों में फार्मर को प्रोडक्शन का 70-80%, मतलब टोटल सेल प्राइस का 70-80% मिलता है। मतलब जो भी कंज्यूमर बाई कर रहा है उसका 70 से 80% फार्मर को मिलता है। इंडिया में वो सिचुएशन बिल्कुल खराब है। और फ्रूट और वेजिटेबल में तो 1/3 मिलता है, ठीक है? 1/3 मिलने का रीजन पेरिसेबल आइटम है। खरीदने वाला कहता है मैं अपने रिस्क पे खरीद रहा हूं, ये नहीं सेल हुए तो खराब हो जाएंगे, तो मैं तो सस्ते खरीदूंगा, ठीक है? मैं महंगे पे बेचूंगा, कुछ बेच पाऊंगा, कुछ खराब होंगे तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि यही होता है, ठीक है? तो इसका रीजन क्या है? सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज। अगर उस फार्मर को ये लगता हो कि भाई ये खरीद रहा है सस्ते में, ठीक है, मेरे पास कोल्ड स्टोरेज है गवर्नमेंट का, जब तक महंगा नहीं बिकता है मैं वहां जाके स्टोर करवा देता हूं इसको, ठीक है? उसके बाद मुझे लगेगा कि मुझे रेट सही मिल रहे हैं तो मैं इसको सेल कर दूंगा, तो फार्मर के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है? लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज है नहीं, फार्मर को आज ही सेल करना पड़ेगा। आज सेल हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल तो वो खराब हो जाएगा, फ्रूट है तो उसको बहुत सस्ते में सेल करना पड़ता है। तो प्रोड्यूसर को प्राइस मिल ही नहीं रहा है, प्रोड्यूसर को प्राइस नहीं मिल रहा तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा उसको अगले साल प्रोड्यूस करने का। इंसेंटिव नहीं मिलेगा, कम प्रोड्यूस होगा, कम प्रोड्यूस होगा तो प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है? ये चीज हमने सीखी थी कि भाई ये चीजें इंडिया में होती हैं कि प्राइस सही नहीं मिलेगा फार्मर को तो अगले साल वो सोचेगा कुछ और प्रोड्यूस कर लेते हैं, ऐसा जो खराब ना हो। अब सबने यही सोच लिया तो उस एक पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ईयर वो सोचेंगे कि ये ज्यादा महंगा बिक रहा है, इसी को उगा लेते हैं, सभी ऐसा सोच लेते हैं, फिर वो ग्रो इतना कर देते हैं, फिर वैसे ही प्राइस नहीं मिल पाता उन लोगों को। तो ये इंडिया में रिपीटेटिव साइकिल है जो ब्रेक तभी होगी जब यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज चेन अवेलेबल होंगी फार्मर्स के पास, उनके नियर बाई 2, 3, 4 किलोमीटर के एरिया में, ताकि वो सेल करने जाए, नहीं सेल हुआ तो जाके अपने को स्टोर करवाए। स्टोर गवर्नमेंट बहुत नॉमिनल अमाउंट पे करेगी, जो बहुत नाम का अमाउंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के होंगे वो कोल्ड सप्लाई चेन। जो 3 फॉर्म लॉ आए थे उसमें वो कोल्ड सप्लाई चेन खोलने की बात हुई थी, लेकिन वो कोल्ड सप्लाई चेन प्राइवेट को दिया था गवर्नमेंट ने, बोले हमारे पास पैसा नहीं है, प्राइवेट लगा ले। तो लोगों ने कहा कि प्राइवेट तो फिर लोगों से सस्ता ले लेके खरीद लेंगे, स्टोर कर लेंगे, बेचेंगे नहीं तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई आएगी नहीं, प्राइस बढ़ जाएगा और फिर वो बेचेंगे। तो अल्टीमेटली फार्मर तो फिर भी पीछेगा, ठीक है? क्योंकि वेलफेयर पॉलिटिक्स में तो फार्मर बच सकता है अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, प्राइवेट ने इनिशिएटिव लिया तो फार्मर नहीं बचेगा। नहीं, लेकिन प्राइवेट को तो लॉज में ये बोला गया था ना कि आप खरीद लो। प्राइवेट तो फिर प्राइवेट, मैं इंडस्ट्री में पैसा लगाऊंगा, प्राइवेट पर्सन पैसा क्यों लगाता है? वो तो प्रॉफिट के लगाता है ना, प्रॉफिट उसको स्टोरेज में प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना, उसको तो बाइंग में प्रॉफिट मिलेगा ना, तो वो तो बाई करेगा, वो स्टोर क्यों करेगा, ठीक है? दूसरा उनको फिर ये भी वो दे दिया था कि आप ग्रो भी कर लो। अब अगर वही ग्रो करेगा प्राइवेट, और प्राइवेट तो बड़े बड़े उस पर ग्रो करेगा। पहली बात तो जब प्राइवेट ग्रो करेगा कोई, तो वो फॉर्मलाइज करके ग्रो करेगा, वो टेनेंसी के पूरा रेगुलेशन को फॉलो करेगा, ठीक है? और बहुत लंबे एरिया लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें लेंगे और उनपे वो एग्रीकल्चर करेंगे। फिर उनके पास कोल्ड स्टोरेज है, उनको बेचने का कोई जल्दी नहीं है। जब तक मार्केट में ठीक अच्छा भाव नहीं मिलेगा तब तक होर्डिंग हो जाएगी, उसको होर्डिंग बोलते हैं। होर्डिंग मतलब इकट्ठा करना, कि आपने रख लिया है, बेच नहीं रहे हो, जब लग रहा है कि प्राइस अच्छा मिल रहा है तब आप बेचोगे। तो वो बोले कि फार्मर बोले ये तो गलत है, ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, प्राइवेट को मत दो ना। गवर्नमेंट कह रहा है कि हम इसको PPP मॉडल से कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है? लेकिन वो पार्टनरशिप कहीं नहीं थी, वो प्राइवेट ही प्राइवेट है। तो इंडिया में जो करंट गवर्नमेंट है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये इंडस्ट्री को फेवर करती है, तो ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रही है। मोदी गवर्नमेंट पे इल्जाम लगता है कि ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कि ये कह रहे हैं रेलवे बेच दो, एयरवेज बेच दो, हर चीज को ही तो बेच रहे हैं।
सरकारी कंपनी बेच दो, तेल कंपनी बेच दो, स्टील कंपनी बेच दो, कि तो सब कुछ बेच रहे हैं। बेचने का मतलब है डिसइन्वेस्टमेंट, कि तो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन वेलफेयर पॉलिटिक्स के लिए काम नहीं कर सकता। अब यहां पे एक डिबेट आती है, प्राइवेटाइजेशन अमेरिका में है, उन्होंने मोदी केयर करके, वो बाई चांस वो नाम सेम है, मोदी केयर करके उन्होंने एक स्कीम चला रखी है, बराक ओबामा मोदी केयर करके हेल्थ केयर में वहां पे एक स्कीम चला के गया है कि वहां के जो भी सिटीजन है उनको फ्री में इलाज मिलता है, अच्छा इलाज मिलता है। अमेरिका कर सकता है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, पैसा ही पैसा है। इंडिया वो चीज नहीं कर सकता। तो बात ये उठती है कि हम लोग जो ये बीच में अटक गए हैं ना, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की, पहले कैपिटलिस्ट बन लो, जब पैसा आ जाए तो सोशलिस्ट बनना अच्छा लगेगा। अभी पैसा ही नहीं है और हम बात करते हैं सोशलिज्म की। सोशलिज्म तो तभी चलेगा ना जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा। दान तो तभी दोगे ना जब आपके पास पैसा होगा। आपके पास ही नहीं है, आपका खर्चा नहीं चल रहा, तो दान कहां से दोगे? तो दान कब दोगे? जब आप कैपिटलिस्ट हो, मतलब पैसा है। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ इकोनॉमिस्ट इसको सही मानते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट करके सही है भाई। वो इन कहावत है यहाँ पे कि गेहूं के साथ घुन पिसेगा, पता नहीं आप लोग कितने समझोगे क्या होता है। मतलब गेहूं के साथ जो उसके ऊपर का वो होता है छिलका, कई बार वो भी पिस जाता है, ठीक है, वो बहुत कम होता है लेकिन ऐसा। तो मतलब गेहूं पिसना तो अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छी नहीं है। तो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो कुछ सेक्टर ऑफ सोसाइटी ऐसे होंगे जो जिनके अगेंस्ट में वो चीज जाएगी। लेकिन एक टाइम आएगा कि गवर्नमेंट विल हैव मनी कि उन लोगों को दोबारा से वो उठा पाए। तो लेट द गवर्नमेंट हैव दैट इनफ मनी। कब होगी वो मनी गवर्नमेंट के पास? जब गवर्नमेंट कंपनीज को अपने से अलग कर देगी। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी अलग हो जाएंगी तो गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नेंस का काम करेगी। अभी गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट का काम भी करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ रहा है। आज के टाइम पे लोग प्राइवेट जॉब चाहते हैं, सरकारी जॉब चाहते हैं। सरकारी गवर्नमेंट का काम जॉब देना है ही नहीं। गवर्नमेंट वर्क इज नॉट टू प्रोवाइड जॉब। जॉब कैसे देगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जॉब कब देगी? जब कंपनी चलाएगी। अब गवर्नमेंट कंपनी चला रही है तो उस कंपनी में घाटा हो गया तो कौन जिम्मेवार? गवर्नमेंट। तो वो पैसा कंपनी में जाएगा, जाना चाहिए लोगों की वेलफेयर के लिए। वो कंपनी खुद चले, टैक्स पे करे गवर्नमेंट को, टैक्स से गवर्नमेंट वेलफेयर पॉलिटिक्स करे। लेकिन हो क्या रहा है, गवर्नमेंट कंपनी चलाना भी गवर्नमेंट का काम हो गया है। अब डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है तो लोग कह रहे हैं कि गलत है। गवर्नमेंट कह रही है जब तक हम लोग वो बर्डन नहीं हटाएंगे तो हमारे ऊपर हर साल आगे गिर रहा है। कैसे गिर रहा है? कोई भी सरकारी कंपनी में लॉस हो जाता है तो उसमें पैसा गवर्नमेंट को डालना पड़ता है। तो जो पैसा वो वेलफेयर के लिए डाल सकती थी वो उस कंपनी में डालना पड़ेगा। नहीं डाला तो जितने भी उस कंपनी में लोग लगे हुए वो सारे निकालने पड़ेंगे। निकाल दिए तो फिर बात आ जाएगी कि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो ये विंग है हमारे, हम उड़ना चाह रहे हैं लेकिन जो ये एक्स्ट्रा विंग लगे हुए हैं ना, जो बटन डाल रहे हैं PSUs, वो हमें उड़ने नहीं दे रहे, तो हमें उनको काटना है। काटने का भी है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट में हो जाता है, डाइवर्सिटी फिर से कर्स हो जाती है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमें करने दो जो हम कर रहे हैं, पहले हमें अमीर बन लेने दो, तब हम दान देते अच्छे लगेंगे। अभी हम कहते हैं कि इतने का दान देंगे, यहाँ इतने का वहां दान, मतलब वेलफेयर पॉलिटिक्स। जब टाइम आता है पैसा देने का, पैसा ही नहीं होता हमारे पास। तो इससे अच्छा है कि पहले कैपिटलिस्ट बनो फिर वेलफेयर पॉलिटिक्स बनो। तो ये बात उठने लग गई है मॉडर्न टाइम पे कि दोज विच आर कैपिटलिस्ट कंट्री दे आर डूइंग वेल मोर वेलफेयर पॉलिटिक्स एज कंपेयर टू सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिज्म अपने आप में एक बोझ बन गया है। मतलब जो बुद्धा का आप लोगों ने मिडिल मार्क पढ़ा था ना, कि वो मिडिल मार्क बोझ बन गया इंडिया के लिए, कि ना तो हम कैपिटलिस्ट ही बन पा रहे हैं ना हम सोशलिस्ट ही बन पा रहे हैं। ठीक है, तो वो इशू, ये अलग इशू जो आप लोगों को बता रहा हूँ जो करंट में गवर्नमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं। अगर वो सरकारी कंपनी चलाए तो दिक्कत, ना चलाए तो दिक्कत। बोलने वाले हमेशा मिलेंगे गवर्नमेंट को, ना चलाए तब भी, चलाए तब भी। चलो, हालांकि एक टाइम पे इन सरकारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए उस टाइम पे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस नहीं थे। तो कॉर्पोरेट हाउस नहीं थे तो कंपनी नहीं थी, तो किसी को तो कंपनी चलाने का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट ने तब इनिशिएटिव लिया था, तो तब सही था। लेकिन अब टाइम आ गया उन सरकारी कंपनियों को बेच के बाहर निकलने का। नहीं तो
उनमें से बहुत सारे उनमें से मोस्टली सरकारी कंपनी प्रॉफिट कम देती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से हर साल पैसा ज्यादा ले लेती है कि जी हमें लॉस हो गया पैसा दे दो, हमें लॉस हो गया पैसा दे दो। अब वो पैसा वहां जा रहा है क्योंकि वहां पे इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब मत मांगना, समझ गए हो, तो प्राइवेट करना। ठीक है, गवर्नमेंट पे बर्डन मत बनो। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनो, जॉब दो, जॉब लो मत। ठीक है।